एक समय था जब समय ही नहीं था, न कोई प्रकाश, न कोई अंधकार, न आकाश था, न पृथ्वी, न तारे थे, न आवाज। एक पूर्ण शून्यता थी, ऐसी शांति जो डरावनी भी थी और रहस्यमयी भी। और फिर अचानक एक धड़कन हुई, एक कंपन, एक विस्फोट। न कोई आग का गोला, न कोई तबाही, बल्कि एक सृजन जिसने जन्म दिया इस अनंत ब्रह्मांड को। उसे हम कहते हैं बिग बैंग। वो एक क्षण था जिसमें समाहित था पूरा समय, पूरा स्थान, पूरी ऊर्जा और पूरा भविष्य। एक बिंदु में सिमटा हुआ अनंत जो अचानक फैलने लगा चारों दिशाओं में, प्रकाश की गति से भी तेज। उस एक क्षण ने तय कर दिया सब कुछ, गैलेक्सीज, तारों, ग्रहों और शायद इंसान के अस्तित्व तक की कहानी। उस समय कुछ नहीं था, फिर भी उसी कुछ नहीं से निकला सब कुछ। आज हम जिस ब्रह्मांड में जी रहे हैं वो उसी विस्फोट की संतान है। हमारे चारों ओर जो आकाश है वो हर पल फैल रहा है, बढ़ रहा है, जैसे ब्रह्मांड अब भी उसी धड़कन को दोहरा रहा हो। लेकिन सवाल यही है, ये ब्रह्मांड कितना पुराना है? क्या हम उसके पहले क्षण को जान सकते हैं? क्या हम समय की शुरुआत तक लौट सकते हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ब्रह्मांड लगभग 1308 अरब वर्ष पुराना है। यानी जब इंसान तो दूर, तारे भी नहीं थे, तब से यह ब्रह्मांड जीवित है, फैलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। पर क्या बिग बैंग ही शुरुआत थी, या इसके भी परे कुछ था, कुछ ऐसा जो हमारी कल्पना से भी परे है? ये कहानी सिर्फ ब्रह्मांड की नहीं बल्कि हमारी है, क्योंकि हम उसी विस्फोट की राख से बने हैं, उसी ऊर्जा से, उसी पदार्थ से जो कभी कुछ भी नहीं था। तो चलिए समय के उस पहले क्षण की ओर लौटते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, हमारा अस्तित्व, हमारी कहानी और यह अनंत ब्रह्मांड। बिग बैंग एक भौतिक सिद्धांत है जो यह वर्णन करता है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे एक अत्यधिक सघन और उच्च तापमान वाली प्रारंभिक अवस्था से धीरे धीरे फैलता गया। यह कोई सामान्य विस्फोट नहीं था, बल्कि सृष्टि का एक वैज्ञानिक चमत्कार था, जिसमें न केवल स्थान और समय का जन्म हुआ, बल्कि ऊर्जा, पदार्थ और पूरे भौतिक ब्रह्मांड की नींव रखी गई। इस सिद्धांत पर आधारित विभिन्न ब्रह्मांडीय मॉडल आज उस व्यापक विविधता को समझाने में सहायक हैं जो हम ब्रह्मांड में देख रहे हैं, जैसे कि प्रकाश तत्वों की भरमार, ब्रह्मांडीय सूक्ष्म तरंग पृष्ठभूमि, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, CMB, विकिरण की उपस्थिति और विशाल पैमाने पर ब्रह्मांड की संरचना। ब्रह्मांड की एक रूपता जो हर दिशा में लगभग एक समान दिखती है, एक समय वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली थी। लेकिन कॉस्मिक इन्फ्लेशन नामक एक सिद्धांत ने इस रहस्य को हल किया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के जन्म के कुछ ही क्षणों बाद वह एक अविश्वसनीय रूप से तेज गति से फैला, इतनी तेज कि प्रकाश की गति भी उस विस्तार से पीछे छूट गई। इसी प्रक्रिया ने क्षितिज समस्या, होराइजन प्रॉब्लम और समतलता समस्या, फ्लैटनेस प्रॉब्लम जैसे कई ब्रह्मांडीय विरोधाभासों को सुलझाया। ब्रह्मांड के विस्तार की गति का सूक्ष्म और अत्यंत सटीक मापन हमें यह संकेत देता है कि बिग बैंग की यह विलक्षण घटना, सिंगुलैरिटी, लगभग 1387 अरब वर्ष पहले घटी थी। और यही आंकड़ा आज वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड की उम्र माना जाता है। इस माप में मात्र +0 to 2 अरब वर्ष का अंतर है, जो दर्शाता है कि हमारे पास उपलब्ध तकनीकें और गणनाएं कितनी सटीक हो चुकी हैं। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हम सिर्फ तारों को नहीं देखते, हम उस असीम विस्तार की ओर देख रहे होते हैं जिसकी शुरुआत एक सूक्ष्म बिंदु से हुई थी और जो अब भी लगातार फैलता जा रहा है। यही है बिग बैंग की कहानी, हमारी सृष्टि की कहानी। कल्पना करो कि तुम एक बहुत ही शांत, अंधेरी और खाली जगह में हो, इतनी शांत कि वहां कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं और न ही कोई चीज जिसे तुम छू सको। अब सोचो कि अचानक उस एकदम खाली जगह में कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। एक बहुत ही छोटा सा बिंदु जो तुम्हारी आंखों से भी नहीं दिख सकता, वो अचानक फटता है। और जब वो फटा तो उससे रोशनी, ऊर्जा, समय, आकाश और सब कुछ बाहर आने लगा। इसी घटना को हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग कोई बम जैसा विस्फोट नहीं था,
ये एक सृजन का विस्फोट था, एक ऐसा चमत्कार जिसमें शून्य से पूरा ब्रह्मांड बन गया। पहले कुछ भी नहीं था, न तारे, न ग्रह, न पेड़, न इंसान, यहां तक कि समय भी नहीं था। लेकिन फिर एक पल में सब कुछ शुरू हो गया। समय भी चलने लगा, स्थान भी बना और हर चीज की शुरुआत हुई। धीरे धीरे इस ऊर्जा से कण बने, फिर गैस, फिर तारे और फिर लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं। हमारी पृथ्वी, सूरज, चांद, सब कुछ उसी बिग बैंग से शुरू हुए इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि यह घटना लगभग 13.8 अरब साल पहले हुई थी और तब से हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है, जैसे कोई गुब्बारा फूल रहा हो। अब बात करते हैं इस थ्योरी की सीमाओं की। बिग बैंग थ्योरी बहुत कुछ समझाती है, जैसे कि ब्रह्मांड में तारे और आकाश गंगाएं कैसे बनी, ब्रह्मांड क्यों फैल रहा है और हर दिशा में एक जैसी ऊर्जा क्यों दिखाई देती है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज भी पूरी तरह नहीं मिल पाया है। जैसे बिग बैंग से पहले क्या था, हम नहीं जानते, क्योंकि समय खुद बिग बैंग के साथ शुरू हुआ तो पहले नाम की चीज का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन यह बात आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य है। पहला बिंदु कैसे आया? वो बहुत छोटा बिंदु जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया था, उसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। पर हम ये नहीं जानते कि वो बिंदु आया कहां से और क्यों फटा। क्या बिग बैंग के बाद कोई और ब्रह्मांड बना? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एक से ज्यादा ब्रह्मांड हो सकते हैं, लेकिन इसके कोई पक्के प्रमाण नहीं है। क्या ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा या फिर सिमटेगा? इस पर भी वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। कोई कहता है कि ब्रह्मांड अंतहीन फैलता रहेगा, तो कोई कहता है कि एक दिन वो फिर सिकुड़ने लगेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी एक बहुत ही मजबूत और वैज्ञानिक मॉडल है, जो आज तक के बहुत सारे ब्रह्मांडीय रहस्यों को समझाने में सफल रहा है। लेकिन यह अभी भी अधूरा है और इसके कई हिस्से ऐसे हैं जिन पर रिसर्च जारी है। विज्ञान यही तो है जो सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते और सवालों को जन्म देता है। इन वैज्ञानिक अवधारणा को समझने के लिए हमें विज्ञान की कई बातों को समझना होगा। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड फैल गया। भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान, फिजिकल कॉस्मोलॉजी में कॉस्मिक इन्फ्लेशन, जिसे ब्रह्मांडीय प्रसार या केवल इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, एक सिद्धांत है जो बताता है कि ब्रह्मांड के आरंभिक समय में, यानी बिग बैंग के तुरंत बाद, अंतरिक्ष ने बहुत ही तेजी से, एक्सपोनेंशियल यानी अत्यधिक तेजी से फैलना शुरू किया था। इस दौर में जो एक सेकंड के बहुत ही छोटे अंश लगभग सेकंड तक चला, अंतरिक्ष का आकार एक परमाणु से भी छोटे बिंदु से कई प्रकाश वर्षों तक फैल गया। ये एक ऐसा विस्फोटक विस्तार था जिसने ब्रह्मांड की एक रूपता और संरचना को निर्धारित किया, जैसा कि हम आज देखते हैं। यह इन्फ्लेशनरी दौर बहुत ही कम समय तक चला, लेकिन इसकी ऊर्जा और प्रभाव इतने गहरे थे कि इसने पूरे ब्रह्मांड की दिशा तय कर दी। इस इन्फ्लेशन के समाप्त होने के बाद भी ब्रह्मांड का विस्तार जारी रहा, लेकिन अब धीमी गति से। तारे, गैलेक्सीज और संरचनाएं बनने लगीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करीब 7.7 अरब साल पहले, यानी जब ब्रह्मांड पहले ही लगभग 6 अरब साल पुराना हो चुका था, वैज्ञानिकों ने देखा कि ब्रह्मांड का विस्तार एक बार फिर से तेज होने लगा। इसका कारण माना जाता है एक रहस्यमयी शक्ति, जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। यह डार्क एनर्जी किसी भी प्रकार के ज्ञात पदार्थ या ऊर्जा से अलग है और यह ब्रह्मांड को एक बार फिर से तेजी से फैलने पर मजबूर कर रही है, लेकिन इस बार बिना किसी धमाके के, शांत रूप से, लेकिन निरंतर। इसलिए आज जो हम ब्रह्मांड देख रहे हैं वह न केवल फैला हुआ है, बल्कि वह लगातार फैलता जा रहा है, और वह भी पहले से अधिक तेजी से। वैज्ञानिकों को आज तक यह पूरी तरह नहीं पता कि डार्क एनर्जी असल में क्या है, लेकिन इसके प्रभाव इतने स्पष्ट हैं कि हमें यकीन है ब्रह्मांड की गति अब थमी नहीं है। इस तरह कॉस्मिक इन्फ्लेशन ब्रह्मांड की पहली तेज दौड़ थी जिसने हमें अस्तित्व दिया, और डार्क एनर्जी वह दूसरी दौड़ है जो ब्रह्मांड को अनंत की ओर धकेल रही है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी को 1970 के अंतिम वर्षों और 1980 के शुरुआती वर्षों में विकसित किया गया था। इसमें कई सैद्धांतिक भौतिकविदों का योगदान रहा, जिनमें एलेक्सी स्टारोबिंस्की, लैंडौ इंस्टीट्यूट फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स, एलन गट, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और आंद्रे लिंडे, लेबेडेव फिजिकल इंस्टीट्यूट प्रमुख हैं।
इन तीनों वैज्ञानिकों को 2014 में कवली प्राइज से सम्मानित किया गया कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी को विकसित करने के लिए। यह सिद्धांत 1980 के दशक की शुरुआत में और अधिक विकसित हुआ। यह ब्रह्मांड की विशाल संरचना की उत्पत्ति को समझाने में मदद करता है। इन्फ्लेशन के दौरान जो सूक्ष्म क्वांटम झटके, क्वांटम फ्लक्चुएशंस हुए, वे फैलते फैलते ब्रह्मांड के विशाल हिस्सों में बदल गए और यही आगे चलकर गैलेक्सी और अन्य संरचनाओं के बीज बने। बहुत से वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि इन्फ्लेशन यह समझाने में मदद करता है कि ब्रह्मांड हर दिशा में एक जैसा क्यों दिखता है। इसे आइसोट्रॉपिक कहा जाता है। ब्रह्मांडीय सूक्ष्म तरंग पृष्ठभूमि विकिरण CMB इतनी समान रूप से क्यों फैली हुई है? ब्रह्मांड ज्यामिति में समतल फ्लैट क्यों है? और क्यों आज तक कोई मैग्नेटिक मोनोपोल, ऐसे कण जो सिर्फ उत्तर या दक्षिण ध्रुव हों, नहीं पाए गए हैं? कॉस्मिक इन्फ्लेशन के लिए जो सटीक कण भौतिकी, पार्टिकल फिजिक्स की प्रक्रिया जिम्मेदार है, वह अभी तक पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। यानी हम यह नहीं जानते कि वास्तव में कौन सा कण या बल इन्फ्लेशन को चला रहा था। हालांकि इन्फ्लेशन थ्योरी से जुड़ी कई भविष्यवाणियां वैज्ञानिक निरीक्षणों द्वारा सही साबित हुई हैं। उदाहरण के लिए 1992 में कोबी सैटेलाइट द्वारा देखी गई तापमान की असमानताएं, टेम्परेचर एनिसोट्रोपीज, लगभग वैसी ही थीं जैसी इन्फ्लेशन सिद्धांत ने पहले से भविष्यवाणी की थी। एक लगभग स्केल इनवेरिएंट स्पेक्ट्रा। इसके बाद WMAP मिशन के डेटा ने भी इन्फ्लेशन के पक्ष में मजबूत प्रमाण प्रस्तुत किए। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इस थ्योरी से पूरी तरह सहमत नहीं हैं और उनके मतभेद भी वैज्ञानिक साहित्य में दर्ज हैं। इन्फ्लेशन के पीछे जिस काल्पनिक ऊर्जा क्षेत्र को जिम्मेदार माना जाता है, उसे इन्फ्लाटॉन कहा जाता है। यही वह क्षेत्र है जिसने प्रारंभिक ब्रह्मांड में इतनी तेज गति से विस्तार कराने की शक्ति दी होगी, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। लेकिन यह अब तक केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा है। साल 2002 में इन्फ्लेशन थ्योरी के 3 मुख्य वैज्ञानिकों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ये वैज्ञानिक थे एलन गट, MIT, आंद्रे लिंडे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और पॉल स्टाइनहार्ट, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। इन तीनों को डीराक प्राइज से सम्मानित किया गया ब्रह्मांड विज्ञान में इन्फ्लेशन के विचार को विकसित करने के लिए। फिर साल 2012 में गट और लिंडे को एक और बड़ा सम्मान मिला, ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स। ये पुरस्कार उन्हें इन्फ्लेशन थ्योरी को बनाने और आगे बढ़ाने के लिए दिया गया। इस तरह इन वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की शुरुआत को समझाने में एक नई दिशा दी और विज्ञान की दुनिया में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन एक ऐसा विचार, हाइपोथेसिस है जो बताता है कि जब ब्रह्मांड बहुत ही छोटा और नया था, तब उसने अत्यधिक तेज गति से फैलना शुरू किया, यानी एक्सपोनेंशियल विस्तार हुआ। इसका मतलब यह है कि बहुत ही कम समय में ब्रह्मांड का आकार कई गुना बढ़ गया। ऐसा माना जाता है कि हर 10 की घात -37 सेकंड, 1 सेकंड का एक बहुत ही छोटा अंश में दूरी दोगुनी हो जाती थी। यह तेजी से फैलने की प्रक्रिया कम से कम 10 की घात -35 सेकंड तक चली, यानी यह बहुत ही छोटा लेकिन बेहद असरदार समय था। विस्तार कितनी देर तक चला, इसका पूरा पता अभी तक नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर कोई चीज सिर्फ 1 सेंटीमीटर लंबी थी, तो वह कुछ ही समय में इतनी बड़ी हो गई कि उसकी लंबाई पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी से भी 20 गुना ज्यादा हो गई। ब्रह्मांड में जितनी भी गैलेक्सीज हम आज देख पा रहे हैं, उनमें मौजूद सारी ऊर्जा और पदार्थ शुरुआत में एक बहुत ही छोटे गोले में बंद था, जिसकी त्रिज्या लगभग 4 गुणा 10 की घात -29 मीटर थी। लेकिन इन्फ्लेशन के अंत तक वो गोला बढ़कर लगभग 0.9 मीटर, लगभग 1 मीटर की त्रिज्या का हो गया। जब इन्फ्लेशन समाप्त हुआ तो इसे चलाने वाली ऊर्जा फील्ड कणों में बदल गई और ब्रह्मांड एक नई अवस्था में प्रवेश कर गया, जिसे वैज्ञानिक क्वार्क सूप चरण कहते हैं। इस चरण में पूरे ब्रह्मांड में बहुत ही छोटे छोटे घनत्व के अंतर, डेंसिटी फ्लक्चुएशंस थे, जो उस मूल स्थिति के क्वांटम झटकों, क्वांटम फ्लक्चुएशंस के कारण बने थे। बाद में इन्हीं झटकों ने तारों, गैलेक्सीज और अन्य संरचनाओं को जन्म दिया। इन्फ्लेशन का सीधा मतलब है फैलना।
इन्फ्लेशन ने बिग बैंग ब्रह्मांडीय सिद्धांत से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान किया जो 1970 के दशक में खोजी गई थीं। बिग बैंग मॉडल ने ब्रह्मांडीय सूक्ष्म तरंग पृष्ठभूमि, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और प्रारंभिक तत्वों के निर्माण, प्राइमोर्डियल एलिमेंट सिंथेसिस को सफलतापूर्वक समझाया था। लेकिन यह नहीं समझा सका कि आकाश गंगाओं, गैलेक्सीज का निर्माण कैसे हुआ और ब्रह्मांड की प्रारंभिक स्थितियों से जुड़ी अन्य समस्याओं को भी हल नहीं कर पाया। जब कण भौतिकी, पार्टिकल फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के अत्यंत प्रारंभिक क्षणों का अध्ययन शुरू किया तो उन्होंने और भी नई समस्याएं खोजीं। इन्फ्लेशन की परिकल्पना सबसे पहले 1969 में कण भौतिकी के वैज्ञानिक एलन गट ने की थी, जब वे यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आज के समय में मैग्नेटिक मोनोपोल्स, ऐसे कण जिनमें केवल उत्तर या दक्षिण ध्रुव हो, क्यों नहीं देखे जाते। उन्होंने पाया कि यदि ब्रह्मांड एक सकारात्मक ऊर्जा वाले झूठे वैक्यूम, फॉल्स वैक्यूम की स्थिति में था तो सामान्य सापेक्षता, जनरल रिलेटिविटी के अनुसार यह अंतरिक्ष में बहुत तेज गति से फैलाव उत्पन्न करेगा, यानी एक्सपोनेंशियल विस्तार। जल्द ही वैज्ञानिकों को यह समझ में आ गया कि ऐसा विस्तार कई पुरानी समस्याओं को भी सुलझा सकता है। ये समस्याएं इस बात से जुड़ी थीं कि आज का ब्रह्मांड जैसा दिखता है उसके लिए बिग बैंग के समय बहुत सटीक और विशेष प्रारंभिक स्थितियां, फाइनली ट्यून्ड और स्पेशल इनिशियल कंडीशंस होना जरूरी था। इन्फ्लेशन इन समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है, एक गतिशील प्रक्रिया, डायनामिकल मैकेनिज्म देकर, जो ब्रह्मांड को खुद ब खुद उन विशेष स्थितियों की ओर ले जाती है। इस तरह इन्फ्लेशन यह समझाता है कि बिग बैंग थ्योरी के संदर्भ में हमारे जैसे ब्रह्मांड का बनना बहुत अधिक संभावित, लाइकली कैसे हुआ। बिग बैंग थ्योरी यह मानती है कि शुरुआत में ब्रह्मांड एक बहुत ही गर्म और समान प्लाज्मा की अवस्था में था, जो सामान्य सापेक्षता, जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांतों के अनुसार फैलता गया और आगे चलकर तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। लेकिन तारों का निर्माण तभी संभव है जब गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, पदार्थ को एक जगह इकट्ठा करे। इसके लिए जरूरी है कि ब्रह्मांड में कहीं घनत्व, डेंसिटी में अंतर हो। अगर पूरे ब्रह्मांड में पदार्थ पूरी तरह एक समान, यूनिफॉर्म फैला हो तो कोई बल नहीं होगा जो उसे एक जगह इकट्ठा कर सके, यानी कोई तारा नहीं बन सकेगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि घनत्व में छोटे छोटे सांख्यिकीय बदलाव, स्टैटिस्टिकल वेरिएशंस ही वह ताकत दे सकते हैं जिससे पदार्थ धीरे धीरे इकट्ठा होकर तारे बना सके। लेकिन समस्या यह है कि ब्रह्मांड का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा था, जिससे पदार्थ एक दूसरे से दूर होता जा रहा था, इतनी तेजी से कि वह एक जगह इकट्ठा होने से पहले ही बिखर जाता। इसलिए अगर कोई अतिरिक्त स्रोत जैसे कि क्वांटम झटकों या इन्फ्लेशन से आई छोटी छोटी अनियमितताएं न हो तो केवल बिग बैंग मॉडल के आधार पर तारों का निर्माण नहीं हो सकता था। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड में जो आज तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं हैं, उनके बनने के लिए सिर्फ बिग बैंग थ्योरी काफी नहीं थी, उसमें कुछ और भी जोड़ना जरूरी था और वहीं से इन्फ्लेशन थ्योरी जैसी अवधारणाएं सामने आईं। ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी यानी गट एक ऐसी सोच है जो यह बताती है कि जब ब्रह्मांड बहुत ही गर्म और घना था, यानी बिल्कुल शुरुआत में, तब जो आज हम अलग अलग ताकतें मानते हैं जैसे कि बिजली और चुंबक से जुड़ी ताकत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, परमाणु के अंदर काम करने वाली ताकत, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स, वो सब असल में एक ही मूलभूत ताकत का हिस्सा थीं। जैसे जैसे ब्रह्मांड का तापमान कम हुआ, ये एक ताकत अलग अलग रूप में बढ़ गई। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग कहा जाता है। अब इन थ्योरीज के अनुसार जब ब्रह्मांड का तापमान बहुत ज्यादा था, तब कुछ बहुत भारी और अजीब कण बनने चाहिए थे। इन कणों में सबसे खास है मैग्नेटिक मोनोपोल, यानी ऐसा कण जिसमें केवल एक ही तरह का चुंबकीय चार्ज होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन में केवल निगेटिव चार्ज होता है, वैसे ही मोनोपोल में सिर्फ उत्तर या दक्षिण ध्रुव होता है, न कि दोनों। आज जो चुंबक होते हैं उनके दो ध्रुव होते हैं, लेकिन मोनोपोल का विचार कहता है कि ऐसा कोई कण हो सकता है जो एक ही ध्रुव वाला हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी सही है तो शुरुआती ब्रह्मांड में इन मोनोपोल कणों की भारी मात्रा में पैदाइश हुई होगी।
और अगर ऐसा हुआ होता तो आज पूरे ब्रह्मांड में ये कण भरे पड़े होते। ये इतने ज्यादा होते कि शायद यही ब्रह्मांड का मुख्य हिस्सा बन जाते। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। अब तक की गई हर वैज्ञानिक खोज में एक भी मोनोपोल नहीं मिला है। इससे वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर ये कण वाकई बने थे तो या तो वो आज गायब हो चुके हैं या फिर इतने कम मात्रा में हैं कि हम उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहे। अब इस बड़ी उलझन का एक शानदार समाधान इन्फ्लेशन सिद्धांत देता है। इन्फ्लेशन का मतलब है ब्रह्मांड की एक झटकेदार और बेहद तेजी से हुई शुरुआती विस्तार की घटना। अगर इन्फ्लेशन उस समय शुरू हुआ जब तापमान इतना नहीं था कि मोनोपोल बन सकें, या अगर इन्फ्लेशन के कारण जो भी मोनोपोल बने थे वे इतने फैल गए कि अब वे अरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूर हो गए हैं, तो इससे उनकी संख्या बहुत कम दिखाई देगी या वो हमें अब दिख ही नहीं पाएंगे। यही वजह है कि जब एलन गट जैसे वैज्ञानिकों ने इन्फ्लेशन की थ्योरी प्रस्तावित की थी तो उन्होंने मोनोपोल की समस्या को सुलझाने के लिए ही इस विचार को जन्म दिया था। उन्होंने पाया कि अगर ब्रह्मांड एक झटके में बहुत तेजी से फैले तो ये सभी अजीब कण इतने दूर दूर बिखर जाएंगे कि हम उन्हें अब खोज भी नहीं पाएंगे। हालांकि हर कोई इस विचार से प्रभावित नहीं हुआ। मशहूर खगोल शास्त्री मार्टिन रीज ने एक बार थोड़ा व्यंग्य करते हुए कहा था कि अगर कोई बीमारी है ही नहीं तो उससे बचने के लिए बनाई गई दवा को पूरी तरह कामयाब कहना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी उनके हिसाब से मोनोपोल जैसे काल्पनिक कणों की गैर मौजूदगी को किसी थ्योरी से सही ठहराना वैज्ञानिक रूप से कुछ खास साबित नहीं करता। फिर भी इन्फ्लेशन थ्योरी की ताकत बस यहीं तक नहीं है। इसने सिर्फ मोनोपोल की गुत्थी नहीं सुलझाई बल्कि ब्रह्मांड की दो और बहुत बड़ी पहेलियां, फ्लैटनेस प्रॉब्लम यानी ब्रह्मांड क्यों इतना समतल है, और हॉराइजन प्रॉब्लम यानी ब्रह्मांड के दूर दूर के हिस्से कैसे एक जैसे हैं, इन सब का भी शानदार समाधान दिया। इसलिए आज इन्फ्लेशन थ्योरी को आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। फ्लैटनेस प्रॉब्लम, जिसे कभी कभी ओल्डनेस प्रॉब्लम भी कहा जाता है, ब्रह्मांड विज्ञान की एक जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प पहेली है। यह समस्या बिग बैंग मॉडल से जुड़ी हुई है और इसे वैज्ञानिक फाइन ट्यूनिंग प्रॉब्लम यानी बहुत बारीकी से संतुलित स्थिति की समस्या भी कहते हैं। अब बात को सरलता से समझें। वैज्ञानिकों ने जब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि से आने वाली सूक्ष्म तरंगों का अध्ययन किया तो पाया कि हमारा ब्रह्मांड लगभग पूरी तरह फ्लैट यानी समतल है। इसका मतलब है कि इसमें न ज्यादा झुकाव है और न ही ज्यादा गोलाई, जैसे कि एक सपाट कागज न ऊपर उठा हुआ न नीचे झुका हुआ। लेकिन यह समतलता अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। वैज्ञानिक नियमों के अनुसार जब ब्रह्मांड फैलता है तो वह फ्लैटनेस को और बढ़ाता है, लेकिन यह तभी संभव है जब ब्रह्मांड शुरू से ही लगभग पूरी तरह फ्लैट रहा हो, यानी शुरुआत में ही यह एकदम खास और बारीकी से संतुलित स्थिति में था। एक महत्वपूर्ण गणितीय बात आती है। ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ की कुल घनता, डेंसिटी, यह तय करती है कि ब्रह्मांड समतल, फ्लैट रहेगा या नहीं। अगर घनता एक विशेष क्रिटिकल वैल्यू से थोड़ी भी कम या ज्यादा होती तो आज का ब्रह्मांड बिल्कुल अलग होता। या तो बहुत जल्दी सिकुड़ गया होता या बहुत ज्यादा फैल चुका होता और बिखर जाता। मजे की बात यह है कि आज जो ब्रह्मांड की घनता देखी गई है वह उस क्रिटिकल वैल्यू से लगभग बिल्कुल मेल खाती है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि शुरुआती ब्रह्मांड की घनता इतनी ज्यादा सटीक थी कि वह उस सही मान से सिर्फ एक भाग में 10 की घात बट्टार यानी 1 के बाद 62 जीरो से ही अलग थी। सोचिए, इतनी बारीकी से सेट किया गया कोई सिस्टम, ये तो मानो चमत्कार ही लगता है। तो अब सवाल उठता है, क्या यह बस एक इत्तेफाक है? क्या ब्रह्मांड की शुरुआत ऐसे ही सही घनता से हो गई, या फिर कोई गहरा वैज्ञानिक कारण है जिसके चलते ब्रह्मांड को इतनी सटीक शुरुआत मिली? यही है फ्लैटनेस प्रॉब्लम, यानी वैज्ञानिक इस बात को लेकर उलझन में हैं कि ब्रह्मांड शुरू से ही इतनी असाधारण रूप से फ्लैट क्यों था, जबकि इसे तो असंतुलन की ओर जाना चाहिए था। यह पहेली सीधे सीधे इस बात को चुनौती देती है कि क्या बिग बैंग थ्योरी के पास इन शुरुआती परिस्थितियों की कोई संतोषजनक व्याख्या है या नहीं।
इस समस्या के समाधान के लिए ही वैज्ञानिकों ने इन्फ्लेशन थ्योरी को प्रस्तावित किया, जो कहती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में एक पल ऐसा आया जब यह एक झटके में बहुत तेजी से फैला, जिससे उसका घनता और समतलता अपने आप उस सही स्थिति में आ गई। इस तरह फ्लैटनेस प्रॉब्लम ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को जन्म दिया और साथ ही हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या ब्रह्मांड की शुरुआत कोई संयोग थी या फिर इसके पीछे कोई और गहरा कारण छुपा है। होराइजन प्रॉब्लम ब्रह्मांड विज्ञान की एक गूढ़ पहेली है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ब्रह्मांड हर दिशा में इतना एक जैसा और संतुलित क्यों दिखाई देता है, जबकि इसके पीछे कोई सीधा कारण नजर नहीं आता। अब इसे एक बच्चे की तरह सरलता से समझते हैं। हमारी एक मान्यता है जिसे वैज्ञानिक कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल कहते हैं। इसका मतलब है कि जब हम ब्रह्मांड को बहुत बड़े पैमाने पर देखते हैं तो यह हर दिशा में लगभग समान, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक, हर दिशा में एक जैसा दिखाई देता है। ठीक वैसे जैसे किसी डिब्बे में गैस को बंद कर दें तो गैस के अणु समय के साथ एक समान तरीके से पूरे डिब्बे में फैल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस के अणु आपस में टकराकर अपनी ऊष्मा और गति बांट लेते हैं, यानी वो थर्मल इक्विलिब्रियम यानी ऊष्मीय संतुलन में आ जाते हैं। पर अब असली सवाल आता है, ब्रह्मांड में यह संतुलन आया कैसे? बिग बैंग मॉडल, जो बताता है कि ब्रह्मांड एक अत्यंत छोटे, गर्म और घने बिंदु से शुरू हुआ, उसके अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत में सब कुछ बहुत तेजी से फैल रहा था। इतने तेजी से कि दो दूर दूर की जगहें एक दूसरे से कभी संपर्क में ही नहीं आईं, यानी वो कभी एक दूसरे के साथ कोई जानकारी, तापमान या ऊर्जा शेयर नहीं कर सकीं। वैज्ञानिक इसे कहते हैं कि वे कॉजल कांटेक्ट में नहीं थीं, यानी एक जगह का प्रभाव दूसरी पर पड़ ही नहीं सकता था, क्योंकि उनके बीच की दूरी प्रकाश की गति से भी तेजी से बढ़ रही थी। अब समस्या यह है कि अगर दो हिस्से कभी आपस में जुड़े ही नहीं तो फिर वे एक जैसे कैसे हो सकते हैं? कैसे उनका तापमान, पदार्थ की मात्रा और दिशा में संतुलन इतना सटीक हो सकता है? ये तो ऐसा है जैसे आपने दो अलग अलग कमरों में बिना कोई संवाद हुए दोनों में समान रूप से हर चीज सेट कर दी हो, वो भी एकदम एक जैसी। यही है होराइजन प्रॉब्लम। अगर ब्रह्मांड इतना तेज फैल रहा था तो उसके अलग अलग हिस्सों ने एक दूसरे से कभी बात ही नहीं की, फिर वो इतने समान क्यों हैं? इस सवाल का जवाब बिग बैंग मॉडल अकेले नहीं दे सकता, लेकिन इसी पहेली का समाधान इन्फ्लेशन थ्योरी में मिलता है। इन्फ्लेशन थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में एक पल ऐसा था जब वह अचानक एक झटके में बहुत ही तेजी से फैला, लेकिन इस फैलाव से पहले वह बहुत छोटा था, इतना छोटा कि उसकी हर जगह आपस में संपर्क में थी, यानी उन्होंने तापमान और ऊर्जा में संतुलन बना लिया था। फिर जब अचानक फैला तो वो संतुलन पूरी ब्रह्मांड में फैल गया। इसलिए आज हम ब्रह्मांड के किसी भी कोने को देखें, वो हमें एक जैसा और संतुलित दिखाई देता है। इस तरह होराइजन प्रॉब्लम ने हमें यह दिखाया कि केवल बिग बैंग से ब्रह्मांड की सारी तस्वीर पूरी नहीं होती। इसके लिए हमें इन्फ्लेशन जैसे गहरे विचारों की जरूरत पड़ती है, जो ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले की झलक दिखाने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारा ब्रह्मांड बहुत छोटा था और पूरी तरह से संतुलित थर्मल इक्विलिब्रियम था, जैसे कि एक गर्म, शांत कमरा। फिर अचानक यह रोशनी की गति से भी तेजी से फैलने लगा, इतना तेज कि जो हिस्से पहले संतुलित थे वे एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। इसी तीव्र फैलाव को मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन कहते हैं। इस तेजी से फैलाव का नतीजा यह हुआ कि जब सामान्य गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल एक्सपेंशन ने ब्रह्मांड को फैलाना शुरू किया, तब तक यह पूरी तरह से एक समान और हर दिशा में वैसा ही होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक हो चुका था। आसान शब्दों में कहें तो ब्रह्मांड हर जगह एक जैसा और हर दिशा में एक साथ दिखना शुरू हो गया। ब्रह्मांडीय क्षितिज क्या है? व्हाट इज द कॉस्मोलॉजिकल होराइजन? जैसे पृथ्वी की गोलाई के कारण हमें एक निश्चित दूरी के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिसे हम क्षितिज कहते हैं, वैसे ही हमारे ब्रह्मांड में भी एक ब्रह्मांडीय क्षितिज, कॉस्मोलॉजिकल होराइजन होता है। यह उस सीमा को दर्शाता है जिसके पार की कोई भी चीज हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमारे और उस चीज के बीच की जगह इतनी तेजी से फैल रही है कि वहां से निकलने वाली रोशनी या कोई और विकिरण, रेडिएशन, हम तक कभी नहीं पहुंच पाती।
हमारा अवलोकन योग्य ब्रह्मांड, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी जितना ब्रह्मांड हम देख सकते हैं वह एक बहुत बड़े ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों से अभी तक पृथ्वी संपर्क नहीं कर पाई है। ये हिस्से हमारे ब्रह्मांडीय क्षितिज के बाहर हैं और माना जाता है कि ये पृथ्वी से हर दिशा में लगभग 46 अरब प्रकाश वर्ष दूर हैं। बिग बैंग मॉडल के अनुसार मुद्रास्फीति के बिना ब्रह्मांडीय क्षितिज धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ता है, जिससे नए क्षेत्र हमारी पहुंच में आते हैं। लेकिन जब एक स्थानीय पर्यवेक्षक, लोकल ऑब्जर्वर, पहली बार ऐसे किसी नए क्षेत्र को देखता है तो वह किसी भी अन्य पुराने क्षेत्र से अलग नहीं दिखता। उस नए क्षेत्र की पृष्ठभूमि विकिरण, बैकग्राउंड रेडिएशन का तापमान लगभग उतना ही होता है जितना बाकी क्षेत्रों का, और उसकी अंतरिक्ष समय वक्रता, स्पेस टाइम कर्वेचर भी दूसरों के साथ तालमेल बिठाकर विकसित हो रही होती है। यह बात हैरान करती है। इन नए क्षेत्रों को कैसे पता चला कि उनका तापमान और वक्रता क्या होनी चाहिए? वे संकेत, सिग्नल्स प्राप्त करके यह जानकारी हासिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे पहले हमारे प्रकाश शंकु, पास्ट लाइट कोन के भीतर संचार में नहीं थे। यह एक बड़ा रहस्य है कि ये दूर के नए क्षेत्र एक समान क्यों दिखते हैं। जब हम ब्रह्मांड के बहुत शुरुआती समय को देखते हैं, छोटे पैमानों और अधिक ऊर्जा की ओर, तो एक ऐसा बिंदु आता है जहां हमारे मौजूदा वैज्ञानिक मॉडल शायद मान्य न हो। उस अत्यधिक प्रारंभिक अवस्था में सामान्य भौतिकी के नियम लागू होंगे, ऐसी कोई खास उम्मीद नहीं होती। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की परिकल्पना यह है कि इस बहुत ही शुरुआती समय में अंतरिक्ष कई ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तेजी से, घातांकीय रूप से, एक्सपोनेंशियली फैलता है। ऐसे अंतरिक्ष में जो समय के साथ घातांकीय रूप से या लगभग घातांकीय रूप से फैलता है, कोई भी दो स्वतंत्र रूप से तैरती हुई वस्तुएं जो शुरू में स्थिर थीं, एक दूसरे से बढ़ती हुई दर पर दूर होती जाएंगी, जब तक कि वे किसी बल से बंधी न हो। इनमें से एक वस्तु के दृष्टिकोण से अंतरिक्ष समय कुछ हद तक अंदर से बाहर श्वार्ज़चिल्ड ब्लैक होल, इनसाइड आउट श्वार्ज़चाइल्ड ब्लैक होल जैसा होता है। प्रत्येक वस्तु एक गोलाकार घटना क्षितिज, स्फीरिकल इवेंट होराइजन से घिरी होती है। एक बार जब दूसरी वस्तु इस क्षितिज से आगे निकल जाती है तो वह कभी वापस नहीं आ सकती, और उसके द्वारा भेजे गए प्रकाश संकेत भी पहली वस्तु तक कभी नहीं पहुंचेंगे, कम से कम जब तक अंतरिक्ष घातांकीय रूप से फैलता रहता है। यदि हम यह मान लें कि यह फैलाव बिल्कुल घातांकीय है, तो यह क्षितिज स्थिर रहता है और एक निश्चित भौतिक दूरी पर बना रहता है। इस तरह के मुद्रास्फीति वाले ब्रह्मांड, इन्फ्लेटिंग यूनिवर्स के एक हिस्से को डी सिटर स्पेस नामक एक विशेष गणितीय सूत्र, मेट्रिक द्वारा वर्णित किया जा सकता है। मुद्रास्फीति आमतौर पर बिल्कुल घातांकीय फैलाव नहीं होती, बल्कि यह अर्धघातांकीय, क्वाज़ाई एक्सपोनेंशियल या लगभग घातांकीय, नियर एक्सपोनेंशियल होती है। ऐसे ब्रह्मांड में क्षितिज समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि निर्वात ऊर्जा घनत्व धीरे धीरे कम होता जाता है। इस प्रकार मुद्रास्फीति हमें ब्रह्मांड के उन शुरुआती क्षणों को समझने में मदद करती है जब हमारी सामान्य भौतिकी के नियम शायद काम नहीं कर रहे थे, और कैसे इसने आज के विशाल फैले हुए ब्रह्मांड की नींव रखी। इन्फ्लेशन सिद्धांत का एक बेहद खास गुण यह है कि यह ब्रह्मांड की हर तरह की असमानताओं को, चाहे वो तापमान में हो या पदार्थ की घनता में, बहुत बड़े स्केल पर खींच देता है, यानी फैला देता है। इसका मतलब यह है कि जो भी छोटे छोटे अंतर ब्रह्मांड की शुरुआत में मौजूद थे, वो इतनी ज्यादा दूरी पर फैल गए कि अब वो हमारी नजरों से गायब हो गए। इस प्रक्रिया से ब्रह्मांड का असमान, इनहोमोजीनियस और अनियमित एनिसोट्रॉपिक स्वरूप धीरे धीरे पूरी तरह से संतुलित और एक समान बन गया। अब सोचिए कि किसी खुरदुरी सतह को आप खींचते जा रहे हो, तो वो सतह धीरे धीरे सपाट, फ्लैट और चिकनी, स्मूथ हो जाती है। ठीक वैसा ही काम इन्फ्लेशन ब्रह्मांड के साथ करता है। यह ब्रह्मांड को इतना फैला देता है कि उसकी हर असमानता लगभग गायब हो जाती है। साथ ही ब्रह्मांड की मोड़ या वक्रता, कर्वेचर भी कम हो जाती है, यानी यह और अधिक सीधा और सरल, फ्लैट बन जाता है। समय ब्रह्मांड पूरी तरह से इन्फ्लेटॉन फील्ड,
इन्फ्लेटॉन फील्ड नामक एक रहस्यमयी ऊर्जा क्षेत्र के कब्जे में होता है जो इसकी गति और विकास को नियंत्रित करता है। इस स्थिति में ब्रह्मांड बहुत सरल और शांत हो जाता है। अब इसके अंदर जो एकमात्र हलचलें बचती हैं वो होती हैं सूक्ष्म क्वांटम उतार चढ़ाव, टाइनी क्वांटम फ्लक्चुएशंस, यानी अति सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा की थोड़ी थोड़ी गड़बड़ियां जो बाद में जाकर तारे, आकाशगंगाएं और संरचनाएं बनाने की शुरुआत करती हैं। इतना ही नहीं, इन्फ्लेशन एक और बड़ी समस्या को हल करता है, भारी और अजीबोगरीब कणों को, जैसे कि मैग्नेटिक मोनोपोल। ये कण कई थ्योरीज जैसे ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरीज के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत में बन सकते थे, लेकिन आज तक हमें कहीं नहीं मिले। इन्फ्लेशन थ्योरी कहती है कि अगर ये कण ब्रह्मांड की गर्म शुरुआत में बन भी गए थे तो इन्फ्लेशन की तेज फैलाव की वजह से उनकी संख्या इतनी कम हो गई होगी कि पूरे देखे जाने योग्य ब्रह्मांड में शायद एक भी ऐसा कण बचा ही न हो। यानी इन्फ्लेशन ने उन सबको इतना फैला दिया कि वो दिखने से बाहर हो गए। इन सभी प्रभावों को मिलाकर वैज्ञानिक एक विशेष नाम देते हैं, इन्फ्लेशनरी नो हेयर थ्योरम। यह नाम उन्होंने ब्लैक होल की नो हेयर थ्योरम से प्रेरित होकर दिया है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी अनचाही या विशेष पहचान जैसे बाल या असमानताएं खत्म हो जाती है और केवल एक सरल स्थिति बचती है। सादा भाषा में कहें तो इन्फ्लेशन ने ब्रह्मांड को ऐसा धो पोंछ कर साफ कर दिया कि अब इसमें केवल छोटे छोटे क्वांटम बीज बचे, जिनसे आगे चलकर सब कुछ बना। न कोई अजीब कण बचे, न कोई झगड़ा, न कोई असंतुलन, बस एक शांत, सरल, सपाट ब्रह्मांड। नो हेयर थ्योरम एक बहुत ही रोचक और गहरी बात को समझाता है, और इसका रिश्ता हमारे ब्रह्मांड के फैलाव और ब्लैक होल्स दोनों से है। यह थ्योरी कहती है कि जैसे किसी ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं, उसी तरह हमारे ब्रह्मांड में भी एक तरह का कॉस्मोलॉजिकल होराइजन होता है। फर्क बस इतना है कि ब्लैक होल के पार क्या है वो हम नहीं देख सकते, और ब्रह्मांड के इस छोर से परे क्या है वो भी हमारी नजरों से बाहर है। इन दोनों में एक समानता है, एक बार अगर कोई चीज इस सीमा के पार चली जाए तो वो हमसे कट जाती है। अब इस थ्योरी का सीधा मतलब यह है कि जब ब्रह्मांड में इन्फ्लेशन यानी विस्फोटक फैलाव हुआ तो पूरे ब्रह्मांड, चाहे वो दिखाई देता हो या नहीं, वो बहुत ही ज्यादा गुना फैल गया। इतना ज्यादा कि कई चीजें हमारे होराइजन के बाहर निकल गईं और उनका असर ब्रह्मांड में दिखना बंद हो गया। इन्फ्लेशन के दौरान जो सबसे खास बात हुई वो यह कि जब ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई दोगुनी हो जाती है तो उसके अंदर मौजूद ऊर्जा की घनता, एनर्जी डेंसिटी, काफी कम हो जाती है। यह ऐसे समझिए, अगर कोई साधारण ठंडा पदार्थ, कोल्ड मैटर या डस्ट है तो जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है वो फैलकर कम सघन होता जाता है। अगर ब्रह्मांड की लंबाई दोगुनी होती है तो घनता 8 गुना घटती है। अगर हम रेडिएशन जैसे फोटोनों से बनी रोशनी की बात करें तो वो और भी तेजी से पतला होता है। इसकी वजह यह है कि फोटोनों की तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ भी फैलती है, यानी वो लाल हो जाती है, रेडशिफ्ट, और साथ ही वो पूरे स्पेस में फैल भी जाते हैं। ऐसे में अगर लंबाई दोगुनी हो जाए तो रेडिएशन की ऊर्जा घनता 16 गुना तक घट जाती है। लेकिन इन्फ्लेशन के दौरान एक चीज अलग होती है और वो है इन्फ्लेटॉन फील्ड। यह वो रहस्यमय ऊर्जा है जो इन्फ्लेशन को चला रही होती है। इसकी ऊर्जा घनता लगभग स्थिर रहती है, यानी फैलते हुए भी ये ऊर्जा घटती नहीं है। इन्फ्लेशन का सबसे कमाल का असर यह होता है कि ब्रह्मांड के अंदर मौजूद हर प्रकार की गड़बड़ी, जैसे असमानताएं, इनहोमोजेनिटीज, वक्रता, कर्वेचर, दिशा का असंतुलन, एनिसोट्रोपीज, अजीब भारी कण, एक्सोटिक पार्टिकल्स और स्टैंडर्ड मॉडल के बाकी कण, इन सब की ऊर्जा घनता धीरे धीरे इतनी कम हो जाती है कि वो लगभग गायब हो जाती हैं। ब्रह्मांड में इनका प्रभाव खत्म हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि इन्फ्लेशन खत्म होने के समय ब्रह्मांड एकदम सपाट, संतुलित और लगभग खाली होता है। केवल एक चीज प्रमुख रूप से बचती है, वो है संतुलित इन्फ्लेटॉन फील्ड, जो आगे चलकर ब्रह्मांड को दोबारा गर्म करती है, रीहीटिंग, और उसमें पदार्थ और ऊर्जा भर देती है, जिससे तारे, आकाशगंगाएं और बाकी सारी संरचनाएं बनती हैं। सामान्य भाषा में कहें तो इन्फ्लेशन ने ब्रह्मांड की शुरुआत में जैसे भी गड़बड़ियां थीं
उन्हें इतना ज्यादा फैला दिया और पतला कर दिया कि वो अब दिखती ही नहीं। सिर्फ एक शांत, सपाट और साफ ब्रह्मांड बचा जो आगे चलकर हमारी आज की दुनिया बना। शुरुआत में जब आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता, जनरल रिलेटिविटी का सिद्धांत प्रस्तुत किया तो उन्होंने सोचा कि ब्रह्मांड स्थिर, स्टैटिक होना चाहिए, यानी ना फैल रहा हो और ना ही सिकुड़ रहा हो। लेकिन जब उन्होंने अपने समीकरणों को हल किया तो उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि ब्रह्मांड अपने आप स्थिर रह सकता है। इस समस्या को हल करने के लिए आइंस्टीन ने एक खास संख्या जोड़ी जिसे हम कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहते हैं। इसका काम था गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करना ताकि ब्रह्मांड स्थिर रह सके। इस आइंस्टीन मॉडल में पूरा ब्रह्मांड एक समान पदार्थ से भरा हुआ था और गोलाकार 3D स्फीयर था। हालांकि जल्द ही वैज्ञानिक विलियम डी सिटर ने एक और हल खोजा, एक ऐसा ब्रह्मांड जिसमें केवल कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट होती है और कोई भी पदार्थ या ऊर्जा नहीं होता। फिर भी वो ब्रह्मांड खुद ही तेजी से फैलता है। इसे हम डी सिटर यूनिवर्स कहते हैं। यह बहुत ही संतुलित और तेजी से फैलता हुआ ब्रह्मांड था। बाद में यह समझ आया कि आइंस्टीन का स्थिर ब्रह्मांड वास्तव में अस्थिर है, यानी अगर उसमें जरा भी गड़बड़ी हो, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, तो वह या तो सिकुड़ने लगता है या फिर डी सिटर ब्रह्मांड की तरह फैलने लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि स्थिर ब्रह्मांड लंबे समय तक वैसा नहीं रह सकता। में कई वैज्ञानिकों ने इस समस्या को हल करने के लिए वैकल्पिक मॉडल भी बनाए। जॉर्ज लेमैत्र ने एक विचार दिया जिसे फीनिक्स यूनिवर्स कहा जाता है। इस विचार में ब्रह्मांड बार बार फैलता और सिकुड़ता है, जैसे एक फीनिक्स पक्षी जो मरकर फिर से जीवित होता है। इसी से मिलता जुलता एक और विचार था ऑसिलेटरी यूनिवर्स, जिसे रिचर्ड टोलमैन ने प्रस्तावित किया। इसमें भी ब्रह्मांड बार बार फैलता और फिर सिकुड़ता रहता है, जैसे सांस लेना और छोड़ना। इन मॉडलों का उद्देश्य यह था कि अगर ब्रह्मांड बार बार संकुचन और विस्तार से गुजरे तो अंततः उसमें सब कुछ थर्मल इक्विलिब्रियम यानी गर्मी का संतुलन आ सकता है। लेकिन ये मॉडल सफल नहीं हो पाए, क्योंकि जब ब्रह्मांड हर चक्र साइकिल से गुजरता तो उसमें एंट्रोपी, अव्यवस्था या गर्मी की गड़बड़ी बढ़ती जाती और हर नए चक्र में ब्रह्मांड और भी ज्यादा अव्यवस्थित होता जाता। इसका मतलब यह हुआ कि हर चक्र के बाद ब्रह्मांड ज्यादा असंतुलित हो जाता, जिससे संतुलन आना असंभव हो जाता। चार्ल्स मिज़नर ने एक नया विचार दिया जिसे मिक्स मास्टर यूनिवर्स कहा जाता है। इस मॉडल में ब्रह्मांड के फैलाव और संकुचन के दौरान वो बहुत ही अराजक, कैओटिक हो जाता है। लेकिन मिस्नर ने सोचा कि यह अराजकता ही ब्रह्मांड को अंततः सांख्यिकीय रूप से एक समान और आइसोट्रॉपिक बना सकती है, यानी हर दिशा में एक जैसा। लेकिन आगे चलकर यह सिद्धांत गलत साबित हुआ। साल 1965 में एक रूसी वैज्ञानिक एरास्ट ग्लाइनर ने ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्था को लेकर एक बहुत ही अनोखी और क्रांतिकारी बात कही। उन्होंने आइंस्टीन और फ्राइडमैन के गणितीय समीकरणों आइंस्टाइन-फ्रीडमैन इक्वेशंस के संदर्भ में यह सुझाव दिया कि उस समय ब्रह्मांड का दबाव, प्रेशर, उसकी ऊर्जा सघनता, एनर्जी डेंसिटी से उल्टा नेगेटिव अनुपात में था। इसका मतलब यह हुआ कि जब ऊर्जा ज्यादा होती तो दबाव नकारात्मक होता। यह विचार उस समय बहुत ही नया था। इस विचार ने ही आगे चलकर डार्क एनर्जी की अवधारणा की नींव रखी, जो आज ब्रह्मांड के फैलाव को समझने में एक मुख्य भूमिका निभाती है। 1970 के दशक की शुरुआत में एक और महान वैज्ञानिक याकोव जेल्डोविच ने बिग बैंग सिद्धांत से जुड़ी दो बड़ी समस्याओं की ओर ध्यान खींचा। एक थी फ्लैटनेस प्रॉब्लम और दूसरी थी होराइजन प्रॉब्लम। उससे पहले वैज्ञानिक मानते थे कि ब्रह्मांड हर दिशा में एक जैसा, आइसोट्रॉपिक और हर जगह समान, होमोजीनियस है। लेकिन यह मान्यता सिर्फ दर्शन शास्त्र पर आधारित थी, न कि वैज्ञानिक निरीक्षण पर। जेल्डोविच ने इसे एक गंभीर वैज्ञानिक चुनौती के रूप में देखा। इन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए सोवियत यूनियन
में वैज्ञानिकों ने और गहराई से अध्ययन शुरू किया। व्लादिमीर बेलिंस्की और आइसैक खलातनिकोव ने मिलकर आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत में आने वाले बीकेएल सिंगुलैरिटी, बेलिंस्की खलातनिकोव लिफशिट्ज सिंगुलैरिटी का विश्लेषण किया। यह एक ऐसी अवस्था थी जहां ब्रह्मांड का व्यवहार बेहद अराजक और अनियमित केओटिक होता है। इसी दिशा में अमेरिका के वैज्ञानिक चार्ल्स मिस्नर ने एक विचार प्रस्तुत किया जिसे हम मिक्स मास्टर यूनिवर्स कहते हैं। उनका मानना था कि यदि ब्रह्मांड की शुरुआत बहुत अराजक और उलझी हुई थी तो यही अराजकता अंततः ब्रह्मांड को समरूप और आइसोट्रॉपिक बना सकती है, यानी हर दिशा और स्थान पर एक जैसा। लेकिन यह विचार भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया और सीमित ही सिद्ध हुआ। हम ब्रह्मांड के फैलाव को समझते हैं तो एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे हम हबल रेडियस कहते हैं। यह एक ऐसी सीमा है जिसके भीतर मौजूद वस्तुएं एक दूसरे के साथ कारण और प्रभाव कॉजल कांटेक्ट में रह सकती हैं, यानी वे एक दूसरे पर असर डाल सकती हैं। इसे आप एक तरह की सुनने की सीमा समझ सकते हैं। ब्रह्मांड में जितनी दूर तक किसी घटना का प्रभाव, जब ब्रह्मांड में कॉस्मोलॉजिकल इन्फ्लेशन हुआ, यानी एक बेहद तेजी से फैलने की घटना, तब उस समय हबल रेडियस लगभग स्थिर कांस्टेंट रहा। मतलब ब्रह्मांड बहुत तेज फैल रहा था लेकिन हबल रेडियस की सीमा नहीं बढ़ रही थी। इसी दौरान जो छोटे उतार चढ़ाव थे, जैसे पदार्थ की थोड़ी बहुत असमानताएं, उनकी तरंग लंबाई वेवलेंथ इतनी बड़ी हो गई कि वह हबल रेडियस से बाहर चली गई। यह एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इन छोटे उतार चढ़ावों ने ब्रह्मांड के शुरुआती आकार से बाहर जाकर एक तरह से समग्र संरचना, लार्ज स्केल स्ट्रक्चर की नींव रखी। जब इन्फ्लेशन समाप्त हुआ और ब्रह्मांड की अगली अवस्था शुरू हुई, जिसे हम रेडिएशन डोमिनेशन कहते हैं, तो ब्रह्मांड का हबल रेडियस तेजी से बढ़ने लगा। इसका मतलब यह हुआ कि पहले जो उतार चढ़ाव बाहर चले गए थे, वे अब धीरे धीरे फिर से इस हबल सीमा के भीतर लौट आए। अगर कभी कॉस्मोलॉजिकल इन्फ्लेशन हुआ ही नहीं होता और ब्रह्मांड सिर्फ रेडिएशन डोमिनेशन से ही शुरू होता, तो ये उतार चढ़ाव कभी हबल रेडियस के भीतर आए ही नहीं होते। ऐसे में कोई भी कारण संबंधी प्रक्रिया, कॉजल मैकेनिज्म, यह सुनिश्चित नहीं कर पाती कि ब्रह्मांड इतनी बड़ी स्केल पर भी एक जैसा होमोजीनियस बना रहे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बिना इन्फ्लेशन के आज जो हम एक समान और संतुलित ब्रह्मांड देख रहे हैं, वह शायद कभी बन ही नहीं पाता। कॉस्मोलॉजिकल इन्फ्लेशन ब्रह्मांड के शुरुआती चरण में एक बेहद जरूरी प्रक्रिया थी। इसने न सिर्फ छोटे असमानताओं को फैलाकर बड़ी संरचनाओं की नींव रखी, बल्कि ब्रह्मांड को इतने बड़े स्तर पर समरूप, होमोजीनियस और संतुलित बनाया कि आज हम आकाश गंगाओं, सितारों और आकाशीय पिंडों की सुंदरता देख पा रहे हैं। ब्रह्मांड के आरंभ को लेकर वैज्ञानिकों के बीच एक लंबे समय से कई प्रश्न और रहस्य बने हुए थे। यह कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, और सबसे अहम, यह इतना समरूप और संतुलित कैसे है? इन सवालों के जवाब में वैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत पेश किए, लेकिन उनमें से एक सिद्धांत ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। इसे कहा गया इन्फ्लेशन थ्योरी, और यह विचार हमारे ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने की एक खिड़की बन गया। 20वीं सदी के मध्य तक जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो उन्होंने ब्रह्मांड को स्थिर मानते हुए उसमें एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जोड़ी, ताकि उनके समीकरण स्थिर ब्रह्मांड को दर्शा सकें। बाद में विलियम डी सिटर ने यह दिखाया कि अगर ब्रह्मांड खाली हो लेकिन उसमें यह कांस्टेंट हो तो वह भी फैल सकता है। यह एक बेहद रोचक खोज थी, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि आइंस्टीन का स्थिर ब्रह्मांड अस्थिर है। मामूली गड़बड़ियों के कारण यह या तो सिकुड़ जाएगा या फिर फैलने लगेगा। इसी तरह जॉर्ज लेमैत्रे और रिचर्ड टोलमैन ने फीनिक्स यूनिवर्स और ऑसिलेटिंग यूनिवर्स जैसे मॉडल प्रस्तुत किए, जहां ब्रह्मांड सिकुड़ता और फिर फैलता रहता है, एक प्रकार की अनंत चक्रीय प्रक्रिया। हालांकि ये मॉडल विफल हो गए क्योंकि हर चक्र के साथ ब्रह्मांड में एंट्रोपी, अव्यवस्था बढ़ती गई, जिससे संतुलन असंभव हो गया। दौरान
एरास्ट ग्लिनर ने 1965 में एक विचार दिया कि यदि ब्रह्मांड की ऊर्जा घनता के साथ दबाव का संबंध नकारात्मक हो तो यह एक नया मार्ग खोल सकता है। यह विचार आज जिस डार्क एनर्जी को हम जानते हैं उसका एक प्रारंभिक सिद्धांत था। इसके बाद याकोव जेल्दोविच ने 1970 के दशक में फ्लैटनेस और होराइजन प्रॉब्लम पर ध्यान दिया, यानी क्यों ब्रह्मांड लगभग समतल और हर दिशा में एक जैसा दिखता है। इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए व्लादिमीर बेलिंस्की और ईसाक खलातनिकोव ने सापेक्षता में छिपी बीकेल सिंगुलैरिटी की जांच की, जबकि चार्ल्स मिस्नर ने मिक्समास्टर यूनिवर्स का प्रस्ताव रखा, जो अधिक अराजक था लेकिन उससे समानता की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि वह विचार भी कारगर नहीं हुआ। तब एक क्रांतिकारी विचार आया, कॉस्मिक इन्फ्लेशन। इस विचार को 1980 में एलन गुथ ने प्रसिद्ध किया। उन्होंने सुझाव दिया कि बहुत शुरुआती ब्रह्मांड एक ऐसी अवस्था में था जिसे फॉल्स वैक्यूम कहा गया। यह ऊंची ऊर्जा वाला एक अस्थायी लेकिन स्थिर दिखने वाला क्षेत्र था। इस स्थिति में ब्रह्मांड फंसा हुआ था और वह तेजी से फैल रहा था, एक तरह से महाविस्फोट से भी पहले एक अत्यधिक तीव्र विस्तार हो रहा था। लेकिन यह फैलाव अनंत नहीं था, क्योंकि फॉल्स वैक्यूम एक मेटास्टेबल अवस्था थी जिससे ब्रह्मांड क्वांटम टनलिंग के जरिए सच्चे वैक्यूम में परिवर्तित होने लगा। इसका मतलब यह था कि अचानक कुछ बिंदुओं पर बबल्स बनने लगे जो प्रकाश की गति से फैलने लगे। ये बबल्स ब्रह्मांड में नए क्षेत्रों को जन्म दे रहे थे, सच्चे वैक्यूम के। लेकिन गुथ का मॉडल एक नई समस्या लेकर आया। इन बबल्स की आपसी टक्कर जरूरी थी ताकि उनमें से ऊर्जा निकल सके और ब्रह्मांड गर्म हो सके। इस प्रक्रिया को रीहीटिंग कहते हैं। परंतु यदि इन्फ्लेशन पर्याप्त लंबे समय तक चले तो ये बबल्स इतनी दूरी पर होंगे कि वे कभी टकराएंगे ही नहीं। परिणाम स्वरूप रीहीटिंग अधूरा रह जाता और ब्रह्मांड ठंडा बना रहता, जो स्पष्टतः गलत है, क्योंकि आज हम गर्म ब्रह्मांड से शुरू होने के प्रमाण देखते हैं। इससे पहले 1980 में ही डेमोस्थेनेस कजानास ने यह सुझाव दिया था कि एक एक्सपोनेंशियल फैलाव ब्रह्मांड के होराइजन प्रॉब्लम को हल कर सकता है, यानी यह समझा सकता है कि क्यों दूर दराज की आकाश गंगाएं भी एक जैसी दिखाई देती हैं। उन्होंने इस प्रारंभिक अवस्था को डी सिटर फेज कहा, एक ऐसी स्थिति जिसमें ब्रह्मांड एक ही समय में हर दिशा में समान रूप से फैलता है। इसी समय कात्सुहिको सातो ने भी यह तर्क दिया कि इन्फ्लेशन जैसे विस्तार से ब्रह्मांड में उपस्थित डोमेन वॉल्स, जिनकी कोई खगोलीय उपस्थिति नहीं मिलती, को समाप्त किया जा सकता है। इनहॉर्न और सातो 1981 में एक मॉडल लेकर आए जो गुथ के मॉडल के समान था। उन्होंने दिखाया कि इस तरह की इन्फ्लेशन प्रक्रिया से मैग्नेटिक मोनोपोल्स की समस्या हल हो सकती है, जो कि ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी जूट में बड़ी समस्या बनकर उभरी थी। लेकिन उन्होंने यह भी चेताया कि ऐसे मॉडल्स में एक समस्या रहती है, यदि इन्फ्लेशन बहुत लंबा हो तो ब्रह्मांड में असमानता, ग्रैन्युलैरिटी आ जाती है, जिससे पदार्थ का वितरण अत्यधिक असंतुलित हो सकता है। गुथ की किताब द इन्फ्लेशनरी यूनिवर्स, जो 1989 में प्रकाशित हुई, उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने पहले कजानास और अन्य वैज्ञानिकों के योगदान का उल्लेख नहीं किया था, और इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। यह बात यह दिखाती है कि विज्ञान में विचारों की परतें अक्सर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और एक सिद्धांत अपने पीछे अनेक शोधकर्ताओं की मेहनत समेटे होता है। इस पूरी प्रक्रिया ने हमें यह समझने में मदद की कि ब्रह्मांड संभवतः एक अस्थायी और असंतुलित अवस्था से निकला, जिसने अचानक और तीव्र गति से फैलाव शुरू किया, और यही फैलाव आज हम इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। इसने हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझाने में मदद की, जैसे कि वह क्यों इतना समरूप है, समतल है, और क्यों आज हमें दूर दराज की आकाश गंगाओं में एक जैसी ऊर्जा, तापमान और संरचना दिखाई देती है। इन्फ्लेशन ने आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान को एक ठोस आधार दिया, और यही वह क्षण था जब वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को पहली बार समझने का वास्तविक प्रयास शुरू किया। अब पहले वैज्ञानिक एलन गुथ ने बताया था कि ब्रह्मांड ने झूठे वैक्यूम से निकलकर अचानक इन्फ्लेशन किया, लेकिन इसमें एक बड़ी परेशानी थी। अगर ब्रह्मांड में अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे बबल्स बने और वो टकराकर ब्रह्मांड को गर्म करते, तो ज्यादातर बबल्स कभी टकराते ही नहीं।
मतलब ब्रह्मांड रीहीट नहीं हो पाता, यानी गर्म और एक्टिव नहीं बन पाता। फिर आए आंद्रे लिंडे और उन्होंने एक नई समझ दी, ब्रह्मांड टनलिंग यानी अचानक कूदने की बजाय एक ढलान से धीरे धीरे नीचे फिसला, जैसे बर्फ पर एक बॉल स्लो मोशन में लुढ़क रही हो। इस बॉल को आप एक खास ऊर्जा वाली फील्ड मानिए, इसे ही कहते हैं इन्फ्लेटॉन फील्ड। जब यह फील्ड धीरे धीरे ढलान पर फिसलती है तब ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन आराम से और बिना किसी बबल टकराव के। फिर जैसे ही यह ढलान तेज हो जाता है, फील्ड तेजी से नीचे गिरती है और अपनी ऊर्जा को गर्मी और कणों में बदल देती है। यही होता है रीहीटिंग। इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्लो रोल इन्फ्लेशन, यानी धीरे धीरे लुढ़कता हुआ इन्फ्लेशन। आसान शब्दों में, पुराना मॉडल, ब्रह्मांड उछलकर बाहर आया लेकिन रीहीट नहीं हुआ। नया स्लो रोल मॉडल, ब्रह्मांड धीरे धीरे लुढ़का और आराम से फैलता गया, फिर गर्म होकर कणों और रोशनी से भर गया। इस मॉडल से हमें समझ आता है कि ब्रह्मांड इतना बड़ा, समतल और समान क्यों है। ब्रह्मांड में छोटे छोटे अंतर, जिनसे आगे चलकर आकाश गंगाएं बनी, कैसे आए, और सबसे जरूरी, ब्रह्मांड को शुरुआत में जरूरी गर्मी और ऊर्जा कैसे मिली। अंततः यह दिखाया गया कि नई मुद्रास्फीति, न्यू इन्फ्लेशन, एक पूरी तरह से सममित ब्रह्मांड का निर्माण नहीं करती है, बल्कि इसमें इन्फ्लेटॉन नामक एक काल्पनिक कण में क्वांटम उतार चढ़ाव, क्वांटम फ्लक्चुएशंस पैदा होते हैं। ये उतार चढ़ाव बाद के ब्रह्मांड में बनने वाली सभी संरचनाओं के लिए आदिम बीज, प्राइमोर्डियल सीड्स का काम करते हैं। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में जब यह बहुत तेजी से फैल रहा था, तो इसमें कुछ बहुत छोटे छोटे झटके या कंपन, ये ही क्वांटम उतार चढ़ाव हैं, पैदा हुए। ये कंपन इतने महत्वपूर्ण थे कि इन्हीं से आगे चलकर आकाशगंगाएं, तारे और वह सब कुछ बना जो हम आज ब्रह्मांड में देखते हैं। इन उतार चढ़ावों की गणना सबसे पहले व्याचेस्लाव मुखानोव और जी.वी. चिबिसोव ने स्टारोबिंस्की के एक समान मॉडल का विश्लेषण करते हुए की थी। मुद्रास्फीति के संदर्भ में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1982 के नफील्ड वर्कशॉप में 3 सप्ताह के दौरान मुखानोव और चिबिसोव के काम से स्वतंत्र रूप से इन उतार चढ़ावों पर काम किया गया था। इस वर्कशॉप के दौरान 4 अलग अलग समूहों ने इन उतार चढ़ावों की गणना की। स्टीफन हॉकिंग, स्टारोबिंस्की, एलन गुथ और सो यंग पाई और जेम्स बार्डीन, पॉल स्टाइनहार्ट और माइकल टर्नर। इसी दौरान मुद्रास्फीति के एक प्रतिद्वंद्वी सिद्धांत पर भी विचार किया जा रहा था, जिसे ब्रह्मांडीय टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स, कॉस्मोलॉजिकल टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स की अवधारणा कहा जाता था। यह विचार एलन गुथ के काम के समय से ही चला आ रहा था। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे ब्रह्मांड अपनी शुरुआती गर्म और घनी अवस्था से ठंडा हुआ, वैसे वैसे इसमें चरण संक्रमणों, फेज ट्रांजिशंस की एक श्रृंखला शुरू हुई। ठीक वैसे ही जैसे तरल हीलियम में भंवर वॉर्टिसीज बनते हैं। टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स ब्रह्मांड की अपभ्रष्ट निर्वात अवस्थाओं, डिजेनरेट वैक्यूम स्टेट्स के परिणाम होते हैं, जिन्हें निर्वात वैक्यूम मैनिफोल्ड कहा जाता है, जो समरूपता भंग चरण संक्रमण, सिमेट्री ब्रेकिंग फेज ट्रांजिशन के बाद बनते हैं। चुंबकीय मोनोपोल, मैग्नेटिक मोनोपोल्स प्रारंभिक ब्रह्मांड के महान एकीकृत सिद्धांतों, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरीज द्वारा अनुमानित एक स्थिर टोपोलॉजिकल डिफेक्ट का एक उदाहरण थे। 1980 और 1990 के दशक में इन मॉडलों के विकास के परिणाम स्वरूप ऐसी भविष्यवाणियां हुईं जिन्हें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB के संवेदनशील मापन द्वारा परखा जा सकता था। CMB वह शुरुआती ब्रह्मांड से बची हुई चमक है जो हमें ब्रह्मांड की सबसे पुरानी तस्वीर देती है। विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब WMAP द्वारा किए गए विस्तृत मापन ने कॉस्मिक मुद्रास्फीति, कॉस्मिक इन्फ्लेशन के पक्ष में मजबूत सबूत प्रदान किए। इन मापों ने दिखाया कि ब्रह्मांड में जो छोटे छोटे उतार चढ़ाव हैं, वे मुद्रास्फीति सिद्धांत के अनुरूप हैं, न कि टोपोलॉजिकल डिफेक्ट्स के।
हालांकि ऐसे मॉडल जो इन दोनों अवधारणाओं को जोड़ते हैं वे अभी भी व्यवहार्य वायबल बने हुए हैं, यानी उन पर अभी भी शोध किया जा रहा है। कुल मिलाकर WMAP के डेटा ने मुद्रास्फीति को ब्रह्मांड के शुरुआती विकास की सबसे अच्छी व्याख्या के रूप में स्थापित किया। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, ब्रह्मांडीय सिद्धांत, कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल को साकार करने का एक तरीका है जो भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान के मानक मॉडल का आधार है। यह हमारे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड की समरूपता, होमोजीनिटी और समदैशिकता, आइसोट्रोपी की व्याख्या करती है। सीधे शब्दों में कहें तो मुद्रास्फीति बताती है कि हमारा ब्रह्मांड हर जगह एक जैसा और हर दिशा में समान क्यों दिखता है। इसके अतिरिक्त यह ब्रह्मांड के देखे गए समतलपन, ऑब्जर्व्ड फ्लैटनेस और चुंबकीय मोनोपोल, मैग्नेटिक मोनोपोल्स की अनुपस्थिति का भी हिसाब देती है। एलन गुथ के शुरुआती काम के बाद से इन सभी अवलोकनों की ओर पुष्टि हुई है, जिसमें सबसे प्रभावशाली पुष्टि प्लैंक अंतरिक्ष यान प्लैंक स्पेसक्राफ्ट द्वारा किए गए कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के विस्तृत अवलोकन हैं। इस विश्लेषण से पता चलता है कि ब्रह्मांड आधे प्रतिशत 0.5% तक समतल है और यह 1,00,000 में 1 भाग 1 part in 100,000 तक समरूप और समदैशिक है। यह डेटा मुद्रास्फीति के सिद्धांत को और भी मजबूत बनाता है, क्योंकि यह बताता है कि हमारा ब्रह्मांड इतनी सटीकता से क्यों और कैसे बना। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये प्लैंक स्पेसक्राफ्ट क्या भला है? प्लैंक वेधशाला, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना, प्लैंक वेधशाला, प्लैंक ऑब्जर्वेटरी, ब्रह्मांड और खगोल भौतिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों की जानकारी का एक बड़ा स्रोत थी। इसका एक मुख्य लक्ष्य ब्रह्मांड के शुरुआती दौर और ब्रह्मांडीय संरचना, कॉस्मिक स्ट्रक्चर की उत्पत्ति से जुड़े सिद्धांतों का परीक्षण करना था। इस मिशन ने ब्रह्मांड की संरचना और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले मौलिक भौतिकी को समझने में मदद मिली। प्लैंक को शुरू में कोबरस सैम्बा कहा जाता था, जिसका पूरा नाम कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन एनिसोट्रॉपी सैटेलाइट फॉर मेजरमेंट ऑफ बैकग्राउंड एनिसोट्रॉपीज, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन एनिसोट्रोपी सैटेलाइट फॉर मेजरमेंट ऑफ बैकग्राउंड एनिसोट्रोपीज है। यह परियोजना 1996 में शुरू हुई थी और बाद में इसे जर्मन भौतिक विज्ञानी मैक्स प्लैंक 1947 के सम्मान में प्लैंक नाम दिया गया। मैक्स प्लैंक को ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए सूत्र निकालकर क्वांटम सिद्धांत के जनक के रूप में जाना जाता है। प्लैंक को थेल्स अलीनिया स्पेस द्वारा कांस मैंडेलियो स्पेस सेंटर में बनाया गया था। यह ESA के होराइजन 2000 दीर्घकालिक वैज्ञानिक कार्यक्रम के लिए एक मध्यम आकार का मिशन था। इस वेधशाला को मई 2009 में लॉन्च किया गया था और यह जुलाई 2009 तक पृथ्वी सूर्य के L2 पॉइंट पर पहुंच गया था। फरवरी 2010 तक इसने सफलतापूर्वक अपना दूसरा पूरे आकाश का सर्वेक्षण शुरू कर दिया था। 21 मार्च 2013 को प्लैंक टीम ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB का अपना पहला पूरे आकाश का नक्शा जारी किया। यह नक्शा असाधारण गुणवत्ता का था और इसने शोधकर्ताओं को CMB में तापमान भिन्नताओं को अभूतपूर्व सटीकता के साथ मापने की अनुमति दी। फरवरी 2015 में एक विस्तारित रिलीज प्रकाशित की गई, जिसमें ध्रुवीकरण डेटा, पोलराइजेशन डेटा भी शामिल था। प्लैंक टीम द्वारा अंतिम शोध पत्र जुलाई 2018 में जारी किए गए, जो मिशन के अंत का प्रतीक था। अपने मिशन के अंत में प्लैंक को एक हेलियोसेंट्रिक ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में रखा गया और इसे निष्क्रिय कर दिया गया ताकि यह भविष्य के किसी भी मिशन के लिए खतरा न बने। प्लैंक को अंतिम निष्क्रियकरण कमांड अक्टूबर 2013 में भेजा गया था। यह मिशन एक उल्लेखनीय सफलता थी और इसने कई प्रमुख ब्रह्मांडीय मापदंडों, कॉस्मोलॉजिकल पैरामीटर्स का सबसे सटीक माप प्रदान किया। प्लैंक के अवलोकनों ने ब्रह्मांड की आयु, ब्रह्मांड में सामान्य पदार्थ, ऑर्डिनरी मैटर और डार्क मैटर का औसत घनत्व और ब्रह्मांड की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं को निर्धारित करने में मदद की। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी
जो कभी ब्रह्मांड विज्ञान की सबसे शानदार जीत मानी जाती थी, आज खुद एक गंभीर सवाल बन चुकी है। यह विचार कि हमारे ब्रह्मांड ने अपने शुरुआती क्षणों में एक अत्यंत अल्पकालिक अवधि में अविश्वसनीय तेजी से विस्तार किया, न सिर्फ विज्ञान की कल्पना से परे था, बल्कि इसने ब्रह्मांड के कई रहस्यों को सरलता से सुलझा दिया। लेकिन जितनी तेजी से यह थ्योरी प्रसिद्ध हुई, उतनी ही तेजी से इस पर सवाल भी उठने लगे, क्योंकि जो थ्योरी हर रहस्य का उत्तर देने का दावा करे, वो खुद ही सबसे बड़ा रहस्य बन जाती है। और यही हुआ कॉस्मिक इन्फ्लेशन के साथ। शुरुआत करते हैं उस मूलभूत समस्या से जो इस थ्योरी की जड़ों में छिपी है, इन्फ्लेटॉन फील्ड। यह माना जाता है कि ब्रह्मांड के फैलाव के लिए जिम्मेदार ऊर्जा एक काल्पनिक क्षेत्र से आई, जिसे इन्फ्लेटॉन कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि यह इन्फ्लेटॉन है क्या? क्या यह कोई कण है, कोई फोर्स है, कोई क्वांटम फील्ड? क्या इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास है? और जवाब है नहीं। यह पूरी तरह एक सैद्धांतिक परिकल्पना है, जो सिर्फ इसलिए बनाई गई क्योंकि इससे गणनाएं मेल खा रही थीं। यह ऐसे ही है जैसे कोई पहेली सुलझाने के लिए हम एक नई कुंजी बना लें और फिर उसी कुंजी से हर ताला खोलने की कोशिश करें। दूसरी समस्या जो और भी अधिक गंभीर है, वह है इस थ्योरी की लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत तभी विश्वसनीय होता है जब वह फॉल्सिफाई किया जा सके, यानी उसमें कुछ ऐसा हो जिसे परीक्षण करके झूठा साबित किया जा सके। लेकिन इन्फ्लेशन थ्योरी इतनी लचीली है कि इसे किसी भी डेटा से मेल खिला सकते हैं। बस कुछ पैरामीटर बदल दीजिए और थ्योरी फिर से सटीक हो जाएगी। यह विज्ञान नहीं, गणितीय जादू है। यह उसी प्रकार है जैसे कोई भविष्यवाणी हर मौसम के लिए फिट हो। तो क्या वह वास्तव में भविष्यवाणी है? इन्फ्लेशन मॉडल में इतने अधिक वेरिएंट बन चुके हैं, स्लो रोल इन्फ्लेशन, फास्ट रोल, हाइब्रिड इन्फ्लेशन, इटर्नल इन्फ्लेशन, रीहीटिंग मॉडल आदि, कि हर वैज्ञानिक अपने पसंदीदा पैरामीटर्स के साथ एक ब्रह्मांड बना सकता है। लेकिन यदि हर मॉडल सही है, तो कोई भी वास्तव में सही नहीं है। जब विज्ञान में विकल्प इतने हो जाए कि सत्य और कल्पना में फर्क मिट जाए, तो शोध भ्रम का शिकार हो जाता है। अब आते हैं उस सबसे विचित्र उपज पर जो इन्फ्लेशन थ्योरी ने दी, मल्टीवर्स। अगर इन्फ्लेशन थ्योरी को उसकी अंतिम परिणति तक पहुंचाया जाए, तो यह कहती है कि इन्फ्लेशन हर जगह एक साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ जगहों पर यह आज भी जारी है। इसका अर्थ है ब्रह्मांडों का जन्म रुक रुक कर होता रहा है। हर नया ब्रह्मांड एक बबल की तरह फूटता है और हर बबल में भौतिकी के नियम अलग हो सकते हैं। ये हैं मल्टीवर्स, अनगिनत ब्रह्मांड, अनंत संभावनाएं। परंतु यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि मल्टीवर्स को हम ना देख सकते हैं, ना माप सकते हैं, ना उसके साथ संवाद कर सकते हैं। यह विचार विज्ञान से अधिक दर्शन या काल्पनिक साहित्य का हिस्सा लगता है। अगर हर संभव ब्रह्मांड मौजूद है, तो हमारा ब्रह्मांड विशेष क्यों है? और अगर विशेष नहीं है, तो हम जो भी डेटा एकत्र करें, उसका कोई अर्थ कैसे निकले? इतना ही नहीं, कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड का विकास और वर्तमान स्वरूप प्राप्त करने के लिए बहुत ही सूक्ष्म और सटीक प्रारंभिक स्थितियां चाहिए। इसे ही कहते हैं फाइन ट्यूनिंग, यानी ऐसी प्रारंभिक ऊर्जा, ऐसी गिरती हुई स्लोप, ऐसा डिके रेट जो सब कुछ एकदम सटीक रूप से घटित होने दे। लेकिन यह सटीकता वैज्ञानिकों को असहज करती है। क्या यह सब बस संयोग था, या ब्रह्मांड को पहले से प्रोग्राम किया गया था? यह सवाल विज्ञान को एक बार फिर रहस्यवाद और डिजाइन की ओर धकेल देता है। एक और गहरी आलोचना यह है कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी अन्य प्रतिस्पर्धी विचारों को दबा देती है, जैसे बाउंस मॉडल, एक्पायरोटिक मॉडल या लूप क्वांटम कॉस्मोलॉजी। इन विचारों को मुख्य धारा में उतनी जगह नहीं मिलती, क्योंकि इन्फ्लेशन थ्योरी अब एक स्थापित मान्यता बन चुकी है, जो विज्ञान के लोकतंत्र के खिलाफ है। विज्ञान में किसी भी थ्योरी को स्थायी सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इन्फ्लेशन आज उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां उस पर प्रश्न उठाना लगभग धार्मिक अपराध जैसा हो गया है। और सबसे दुखद बात यह है कि आम जनता को यह थ्योरी इतनी बार दोहराकर सुनाई गई है कि उन्होंने इसे सच मान लिया है, बिना यह समझे कि यह एक परिकल्पना है, न कि सत्य। हर डॉक्यूमेंट्री,
हर कॉस्मोलॉजी किताब, हर टेड टॉक में इसे ऐसे बताया जाता है जैसे यह निर्विवाद सत्य हो। परंतु वैज्ञानिक समुदाय के भीतर इस पर तीव्र बहस चल रही है और बहुत से प्रमुख भौतिकविद इसे अब तार्किक रूप से दिवालिया घोषित कर चुके हैं। तो अंत में सवाल यह नहीं है कि इन्फ्लेशन थ्योरी सच है या झूठ। सवाल यह है कि क्या यह हमें आगे ले जा रही है या एक ऐसी भूल भुलैया में डाल रही है जहां हर रास्ता एक और गलियारे की ओर खुलता है। क्या यह ब्रह्मांड को समझने का एक यथार्थ माध्यम है या यह एक गणितीय भ्रम है जो हमारी चेतना को पकड़ चुका है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी ने ब्रह्मांड को समझने में नई खिड़कियां खोली, लेकिन साथ ही उसने हमें यह भी सिखाया कि हर उत्तर के साथ एक नया प्रश्न खड़ा होता है। और शायद यही विज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यह कभी भी पूर्ण नहीं होता, लेकिन जब कोई थ्योरी खुद ही अपनी सीमाओं को पार कर जाती है और विज्ञान की जड़ों को हिला देती है, तब जरूरी हो जाता है कि हम रुकें, सोचें और पूछें, क्या हम ब्रह्मांड को समझ रहे हैं या बस समझने का भ्रम पाल रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना है, लेकिन रुकिए, ये हमारी थे बिग बैंग थ्योरी का टू बस चैप्टर 1 था कॉस्मिक इन्फ्लेशन। ये यात्रा एपिसोड 2 में भी जारी रहेगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय विज्ञान।